Good morning, students. In our last class, we have discussed the cattle farming, right? किस तरीके से हम कैटल्स को पालते हैं टू गेट मिल्क फ्रॉम देम एंड टू गेट the agricultural work from them, right? Now, today we are going to start our next topic, that is the poultry farming. पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है जब हम हैंस को एक बिजनेस पर्पस से या फूड के पर्पस से उनकी टेक केयर करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो उसको बोला जाता है पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल्स फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट. जब हम मीट के लिए या एग्स के लिए हैंस को पालते हैं तो उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग. Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers for eggs and broilers for meat. इसीलिए हैंस की नई नई ब्रीड्स बनाई जाती हैं, नई नई प्रजातियां बनाई जाती हैं, उनको डेवलप किया जाता है ताकि उनसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी के एग्स प्रोड्यूस हों और ज़्यादा बेटर क्वालिटी का जो मीट है वो प्रोड्यूस हो. The crossbreeding programs between indigenous, for example, Asil, and foreign exotic, for example, Leghorn breeds for variety improvement are focused to develop new varieties for the following desirable traits. जैसे कि हमने कैटल्स के केस में पढ़ा था कि हम इंडियन ब्रीड्स और फॉरेन ब्रीड्स को आपस में इंटरब्रीडिंग करवा देते हैं ताकि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हों उनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हों और वो उनमें बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स हों, राइट. तो जैसे कैटल्स में होता है सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करवा देते हैं कि जो इंडियन ब्रीड्स होती हैं, इंडियन ब्रीड्स का फॉरेन ब्रीड्स के साथ इंटरब्रीडिंग करवा दी जाती है ताकि उनसे होने वाले जो ऑफस्प्रिंग हों उनमें दोनों की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हों और वो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी का एग और मीट हमको प्रोवाइड करें. और किन किन कारणों से ये इंटरब्रीडिंग करवाई जाती है वो समझते हैं. सबसे पहला, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स. इस इंटरब्रीडिंग से क्वालिटी और नंबर दोनों इंक्रीज होते हैं चिक्स के. दूसरा, ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन. कमर्शियल लेवल पर चिक का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट. जितने ज़्यादा चिक्स होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है कमर्शियल लेवल पर. समर एडाप्टेशन कैपेसिटी, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर. इस इंटरब्रीडिंग से क्या होता है, जो चिक्स प्रोड्यूस होते हैं उनका टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं. और दूसरा, समर में भी वो अडाप्टेशन कर लेते हैं, राइट. लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स. आपकी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इजीली वो ग्रो कर पाते हैं. देन रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड and with the ability to utilize more fibrous cheaper diet formulated using agricultural by products. जो एग लेइंग बर्ड्स का जो साइज़ होता है उसमें भी कमी आती है और जो फाइबरस चीपर डाइट्स होते हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट. सो ऑल दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिनके कारण इंटरब्रीडिंग की जाती है और एक नई ब्रीड बनाई जाती है जिसके ये सारे बेनिफिट्स होते हैं. दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड हियर. नाउ, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन. किस तरीके से एग्स और ब्रॉयलर का प्रोडक्शन किया जाता है, उनको बनाया जाता है, दैट थिंग वी हैव टू सी हियर. ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी. जो चिकन होता है उसमें काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं और भी जो दूसरे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारी बेटर एफिशिएंसी के लिए भी ज़रूरी हैं. केयर इज़ टेकन टू अवॉइड मॉर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड
कैरकेस क्वालिटी, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि मॉर्टेलिटी को अवॉइड किया जाए एंड उनकी जो फेदरिंग है और जो कैरकेस क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाए, राइट। दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर एंड सेंट टू मार्केट फॉर मीट पर्पसेस, उनको एज अ ब्रॉयलर बनाया जाता है और उसके बाद मार्केट में मीट पर्पस के लिए भेजा जाता है। For good production of poultry birds, good management practices are important. अगर हम पोल्ट्री बर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं तो उनको मैनेजमेंट करने के जो तरीके हैं वो हमको बहुत ध्यान में रखने चाहिए। उनको अच्छी तरीके से अगर हम मैनेज करेंगे तो उनका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा। दीज इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशंस इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड। अब इन मेंटेनेंस कंडीशंस में क्या क्या आ जाता है? इन मेंटेनेंस कंडीशन में आ जाता है टेम्परेचर, हाइजीनिक कंडीशंस हाउसिंग और पोल्ट्री फीड के लिए। तो जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो क्वालिटी है ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग एंड द पोल्ट्री वो जो होगी वो बेटर होगी एज कम्पेयर टू बिफोर, एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। और उनके मेंटेनेंस के लिए हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनको किसी प्रकार की कोई डिजीज़ ना हो, पेस्ट कंट्रोल टाइम टाइम पे हम करते रहें। तो व्हेन वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स देन इट विल बी easier for us to get the better quality chicks from the interbreeding, right? The housing, nutritional and environmental requirements of broilers are somewhat different from those of egg layers. अब ये जो हेंस होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं, पहली ब्रॉयलर्स और दूसरी एग लेयर्स। कुछ जो होती हैं वो एग ले करती हैं और कुछ को हम मीट पर्पस से पालते हैं, ओके। तो जो मीट पर्पस से पालते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और जो एग लेयर्स होती हैं, जो एग ले करती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। मतलब दोनों ही टाइप की हैंस की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होती है। द राशन डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर इज़ प्रोटीन रिच विथ एडिक्वेट फैट्स। जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनको फूड रिक्वायरमेंट्स में हाई प्रोटीन फूड चाहिए होता है और एडिक्वेट फैट चाहिए होता है। मतलब उनका जो फूड है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन हो और ज़्यादा क्वांटिटी में फैट हो। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज़ केप्ट हाई इन पोल्ट्री फीड। और पोल्ट्री फीड में जो विटामिन ए और विटामिन के की क्वांटिटी है उसको हाई रखा जाता है। मतलब उनको ऐसा खाना दिया जाता है जिसमें कि विटामिन ए और विटामिन के ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट्स। जो पोल्ट्री फाउल्स होते हैं उनमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि उनको डिजीज़ेस हो जाती हैं और जो डिजीज़ेस होती हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट्स के कारण होती हैं, एज वेल एज फ्रॉम द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। और इसके अलावा उनमें कभी कभी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं। मतलब अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो उस कारण से भी वो बीमार पड़ जाते हैं, राइट। These necessitate proper cleaning and sanitation and spraying of disinfectants at regular intervals. और इस कारण ये ज़रूरी हो जाता है कि जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, प्रॉपर क्लीनिंग हो और समय समय पर डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो डाले जाएं ताकि वहाँ पर किसी भी तरह के फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस ना हो पाएँ और जो आपकी हैंड्स हैं या जो दूसरे पोल्ट्री एनिमल्स हैं वो वहाँ पर इजीली रह सके विदाउट एनी डिजीजेज, राइट। Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious diseases and reduce the loss of poultry during an outbreak of disease. और वह उनका वैक्सीनेशन करवाया जाए ताकि किसी भी तरह की डिजीज़ेस से वो बच सकें। ऐसी डिजीज़ेस जो कि इन्फेक्शियस होती हैं, उन डिजीज़ेस के अगेंस्ट अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो उनका वैक्सीनेशन करवाया जाए ताकि वो बीमार ना पड़ें।
बिकॉज अगर वो बीमार पड़ेंगे तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इन द सेंस आपकी मीट की क्वालिटी और एग लेइंग की उनकी क्वांटिटी पर ये चीज़ कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। नाउ मिल्क फिश प्रोडक्शन। अब जैसे हमने पढ़ा कैटल्स की रेयरिंग होती है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, वैसे ही फिश का भी प्रोडक्शन होता है फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। फिश को रेयरिंग की जाती है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो समझते हैं। फिश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। जो फिश होती है वो हमारे लिए एक चीप सोर्स होती है एनिमल प्रोटीन का। मतलब जो फिश का मीट होता है उसमें काफ़ी सारा प्रोटीन होता है। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फिन्ड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मोल्यूक्स। फिश प्रोडक्शन में दो टाइप की फिशेस आ जाती हैं। पहला फाइंड ट्रू फिशेस और दूसरा शेल फिश जैसे कि प्रॉन्स हो गए और मॉल्यूक्स हो गए, राइट। देर आर टू वेज ऑफ ऑप्टेनिंग फिश। फिश को पाने के दो तरीके होते हैं। फिश को ऑप्टेन करने के टू वेज होते हैं। वन इज़ फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। पहला नेचुरल रिसोर्सेज से उनको ऑप्टेन किया जाए, विच इज़ कॉल्ड कैप्चर फिशिंग, जिसको कि हम कैप्चर फिशिंग बोलते हैं। द अदर वे इज़ बाय फिश फार्मिंग, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है फिश फार्मिंग, विच इज़ कॉल्ड कल्चर फिशरी, जिसको कि हम कल्चर फिशरी बोलते हैं। द वाटर सोर्स ऑफ फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर। जो वाटर का सोर्स होता है फिश का वो क्या होता है, सी वाटर और फ्रेश वाटर। हमको सी वाटर से भी फिश मिलती हैं और फ्रेश वाटर से भी फिश मिलती हैं। सच एज इन द रिवर्स एंड द पॉन्ड्स। फ्रेश वाटर में क्या क्या आ गया, रिवर और पॉन्ड, और सी वाटर में ऑब्वियसली जस्ट सी, ओशंस। Fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine and freshwater ecosystem। और जो फिशिंग है वो एक फ्रेश वाटर में भी की जा सकती है और ओशन वाटर या सी वाटर में भी की जा सकती है, राइट। नाउ मरीन फिशरीज। अब दोनों से जो फिशरी होती है उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं। व्हाट आर दोज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। मरीन फिशरीज। इंडियाज मरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन एंड द डीप सीज बियॉन्ड इट। जो मरीन फिशरीज होती हैं उनकी जो 7500 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन होती है और डीप सीज बियॉन्ड इट, उससे भी ज़्यादा डीप हो सकती है। पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज़ इंक्लूड पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सैर्डिन्स एंड बॉम्बे डक। जो मरीन फिश होती हैं उनमें जो पॉपुलर स्पीशीज़ हैं वो ये सारी स्पीशीज़ हैं। यू कैन लर्न द नेम ऑफ दीज स्पीशीज़। Marine fish are caught using many kinds of fishing nets from fishing boats। जो मरीन फिश होती हैं आपने देखा भी होगा फिल्म्स में या टीवी में कि जो मरीन फिश होती हैं उनको कैसे पकड़ा जाता है। एक फिशिंग नेट का यूज़ किया जाता है। बोट्स में बैठकर जो मछुआरे होते हैं वो फिशिंग नेट को ओशन में डालते हैं, सीज में डालते हैं, और जो फिशेस हैं वो उस नेट में फंस जाती हैं, राइट। इस तरीके से फिशिंग की जाती है। Yields are increased by location large schools of fish in the open sea using satellite and echo sounders। और सी में कौन से जगह पे ज़्यादा फिश अवेलेबल हैं इसका पता कैसे लगाया जाता है, सैटेलाइट्स के थ्रू और इको साउंडर्स के थ्रू। ओके, सैटेलाइट्स और इको साउंडर्स के थ्रू हमको ये पता लग जाता है कि अंडर वाटर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा फिश पाई जाती हैं और कहाँ पर कम फिश पाई जाती हैं, राइट। सम मरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्म्ड इन सी वाटर। कुछ ऐसी फ़िश होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। दिस इंक्लूड्स फाइंड फिश लाइक म्यूलेट, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स, शेलफिश सच एज प्रॉन,
mussels and oyster as well as seaweed. एंड ये जो हाई हाई इकोनॉमिक वैल्यू की जो फिश हैं उसमें कौन कौन से नाम आ जाते हैं? भेटकी, पर्ल स्पॉट, शेल फिश जैसे कि प्रॉन्स, म्यूसल्स, ऑयस्टर एज वेल एज द सीविड्स. ऑयस्टर आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स दे मेक. जो ऑयस्टर्स होते हैं उनको पर्ल्स के लिए भी कल्टीवेट किया जाता है. जो मोती होते हैं, राइट, आपको पता है कि जो मोती हैं वो शेल में से निकलता है. तो ये जो ऑयस्टर होते हैं इसी के शेल में ही मोती जो है वो बनता है, इसलिए भी इनको कल्टीवेट किया जाता है. बिकॉज ऑब्वियसली जो जो नेचुरल पर्ल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. एज मरीन फिश स्टॉक्स गेट फर्दर डिप्लीटेड, the demand for more fish can only be met by such cultural fish, a practice called mariculture. जब मरीन फिश का स्टॉक धीरे धीरे करके डिप्लीट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, तो इस स्टॉक को या फिश की रिक्वायरमेंट को, इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम कल्चर फिशरीज़ का इस्तेमाल करते हैं. और इसको बोला जाता है मैरी कल्चर. राइट नाउ इसी के बेसिस पर एक और टाइप की फिशरीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड द इनलैंड फिशरी. अब इनलैंड फिशरीज़ क्या होती हैं वो समझते हैं. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनाल, पॉन्ड, रिजर्वायर्स एंड रिवर्स. जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कैनाल, पॉन्ड, रिजर्वायर और रिवर्स. Brackish water resources where seawater and fresh water mix together, such as estuaries and lagoons, are also important fish reservoirs. जो ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पर सी वाटर और फ्रेश वाटर एक दूसरे से मिलता है, राइट. आपने पढ़ा होगा लगून्स होते हैं, एस्चुरीज होती हैं, ये वो जगह होती हैं जहाँ पर रिवर का वाटर सी वाटर के साथ मिलता है. और ऐसे ऐसे वाटर रिसोर्सेज को बोला जाता है ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज. वाइल कैप्चर फिशिंग इज़ ऑल्सो डन इन सच इनलैंड वाटर बॉडीज़. और जो फिशिंग की कैप्चर है वो इनलैंड वाटर बॉडीज़ में भी की जाती है. द यील्ड इज़ नॉट हाई, लेकिन यहाँ पर जो यील्ड होती है फिशेस की वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है. मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज फिशरीज इज़ थ्रू एक्वाकल्चर. और ज़्यादातर जो फ़िश का प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है? एक्वाकल्चर के थ्रू किया जाता है. फिश कल्चर इज़ समटाइम डन इन कॉम्बिनेशन विथ राइस क्रॉप. जो फिश का कल्चर है उसको कभी कभी राइस क्रॉप के साथ में किया जाता है, सो दैट द फिश आर ग्रोन इन वाटर इन द पैडी फील्ड. ताकि जो फिश है वो पैडी फील्ड के साथ साथ वाटर में ग्रो कर पाए. मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम. और ज़्यादा इंटेंसिव फिश फार्मिंग की जा सकती है एक कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम को प्रोड्यूस करने के लिए. बोथ लोकल एंड इम्पॉर्टेंट फिश स्पीशीज़ आर यूज्ड इन सच सिस्टम. और ऐसे सिस्टम में लोकल और जो फॉरेन स्पीशीज़ होती हैं दोनों का यूज़ किया जाता है इस तरीके के फिशरी सिस्टम के अंदर. इन सच अ सिस्टम combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond. इसमें क्या किया जाता है? 5 या 6 तरह की जो स्पीशीज़ होती हैं उनको एक सिंगल फिश पॉन्ड में डाल दिया जाता है. These species are selected so that they do not compete for food among them. और ये जो प्रजातियां हैं उनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि जब इनको एक पॉन्ड में डाला जाए तो ये एक दूसरे के साथ compete ना करें फूड के लिए. मतलब इन सब की जो फूड हैबिट्स हों वो अलग अलग हों, राइट. हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स, राइट. इनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो अलग अलग हों. एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज़ यूज्ड. और उस केस में क्या होगा? पॉन्ड में जो जितना भी फूड मटेरियल होगा सब टाइप का फूड मटेरियल यूज़ हो जाएगा. और ऐसा नहीं होगा कि
किसी भी टाइप के फूड मटेरियल की कमी हो जाए. As catlas are surface feeders, rohus feed in the middle zone of the pond. Mrigals and common carps are bottom feeders, and grass carps feed on weeds. Together, these species can use all the food in the pond without competing with each other. यहाँ पर हमको अलग अलग स्पीशीज़ दी हुई हैं. ये सारी स्पीशीज़ जैसे कि जो कैटलस होती है वो सरफेस फीडर होती है, मतलब वो ऊपर ऊपर की सरफेस पे रहती है. रोहूस होती है वो मिडिल जोन में रहती है. मृगल्स होती हैं वो बॉटम फीडर्स होती हैं. तो ये सब अलग अलग लेवल पे फीड करती हैं. तो इसीलिए जो फूड हैबिट्स हैं सबकी वो अलग अलग होती हैं और ये फूड के लिए compete नहीं करती हैं एक दूसरे के साथ. और इसके कारण क्या होता है, दिस इंक्रीजेज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड. इससे होता है पॉन्ड में जो फिश की यील्ड है वो बढ़ जाती है, फिश का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है. वन प्रॉब्लम विद सच कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट मैनी ऑफ दीज फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून. एक प्रॉब्लम ये आती है इस तरह के सिस्टम में कि ज़्यादातर फ़िश जो होती हैं वो केवल मॉनसून सीज़न में ब्रीडिंग करती है, राइट. सो इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट कैन बी मिक्सड विद दैट ऑफ अदर स्पीशीज एज वेल. तो एक काम ये किया जा सकता है कि जब उन फिशेस अपने एग्स ले करती हैं उस समय उस लेग को कलेक्ट कर लिया जाए और उसको दूसरी स्पीशी के साथ उसकी इंटरब्रीडिंग करवा दी जाए, राइट. सो अ मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज़ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड. लेकिन फ़िश फार्मिंग में एक मेजर जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि गुड क्वालिटी सीड मिलना उतना ईजी नहीं होता है. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वेज हैव नाउ बीन वर्कड आउट टू ब्रीड दिस फिश इन पॉन्ड यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन. और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हार्मोनल स्टिमुलेशन का यूज़ किया जाता है. ये एक तरह की प्रोसेस होती है. दिस इज़ एंश्योर द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड इन द डिज़ायर्ड क्वांटिटी. और इससे क्या होता है कि जो फिश सीड है, दिस इज़ एंश्योर द सप्लाई प्योर फिश सीड इन द, इससे जो प्योर फिश सीड है वो एक सफिशेंट क्वांटिटी में सप्लाई किए जा सकते हैं, राइट. So students, today we have seen that how does the fish are being reared so that we can get the food from them, right. Now in our next class we are going to discuss the beekeeping और किस तरीके से बीज का रखा जाता है for the business purposes. That all the thing we are going to discuss in the next lecture. So that's all for today's class. Thank you.